चलो, आप लोगों को मालूम होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोग ट्राइंगल रूल सीखा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन सीखा था, जहाँ पे मैंने जस्ट इतना समझाया था कि एक्चुअली ट्राइंगल लॉ होता क्या है। और उस लॉ को मैंने फिर एक्सप्लेन भी किया था कि आखिर ये लॉ ऐसा क्यों है ना। तो याद होगा मैंने समझाने के लिए डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लिया था, और वहाँ से साबित किया था कि जिस हिसाब से ट्राइंगल लॉ को बनाया गया है, दूसरा रास्ता नहीं है। वही ट्राइंगल लॉ जिस तरह से सिखाया जा रहा है वैसा ही करना होगा। और मैंने ट्राइंगल लॉ में आप लोगों को ये भी सिखाया था कि अगर किसी ट्राइंगल का दो साइड सेम ऑर्डर में दो वेक्टर हो, सेम ऑर्डर में दो वेक्टर हो, सेम ऑर्डर का मतलब होता है या तो अगर एक वेक्टर क्लॉकवाइज दूसरा भी क्लॉकवाइज होगा, और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेम ऑर्डर। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था। क्लियर है? और साथ में एक्सप्लेन किया था कि सेम टाइम में अगर ट्राइंगल का तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में हो, तो ये अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर क्या होगा, उन दोनों सेम ऑर्डर वाले का रिजल्टेंट होगा। और इस बात को मैंने साबित भी किया था। और साथ में मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, बस थ्री साइड होना चाहिए, थर्ड साइड वाला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो ये आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट होगा। अब सवाल ये भी होगा कि इस फॉर्मूला से मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रहा है बच्चा लोग? साउंड और पिक्चर क्वालिटी अच्छे से है आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, चलो गुड। किसी को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो एकदम बोलो, एकदम आप लोग मेरे से बात करो। मैं बहुत पोलाइट टीचर हूँ, ठीक है, कोई टेंशन का जरूरत नहीं है। आपका हर प्रॉब्लम देखा जाएगा। ये मत सोचना कि कंडीशन लॉकडाउन का है तो मेरा पढ़ाई कैसे होगा। मैंने पिछले साल इतना क्रिटिकल कंडीशन था, मेरे पास कोई डिवाइस नहीं था, कोई गैजेट नहीं था, इंस्ट्रूमेंट नहीं था, फिर भी मैंने बच्चों को जो जहाँ तक एग्जाम में दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर दिया। और कुछ बच्चों का जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइनिंग थे उनका जनवरी फरवरी तक, ठीक है, लेकिन कंप्लीट कर दिया। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, मेरे से थोड़ा बात करते रहना होगा। आप लोग चुप चुप रहोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो याद रखना, लॉकडाउन का थोड़ा भी असर नहीं पड़ने दूंगा मैं, थोड़ा भी नहीं पड़ने दूंगा। चलो आ जाओ। तो ये मैंने बताया था, जिससे पता चलता है ये, जिससे ये पता चलता है कि अगर ए और बी को ऐड करेंगे तो आर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। लेकिन सवाल है, जैसे कि ये आर एक रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब ये लेंथ कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब ये लेंथ कितना होगा, साथ में इसका डायरेक्शन कितना होगा। तो इस फॉर्मूला से सिर्फ रिप्रेजेंट, इसको हम लोग जानते हैं, पहले ही बताया गया है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में आंसर आना। वेक्टर फॉर्म में जब आंसर आता है बेटा, तो आप लोगों को मालूम होगा, इससे सिर्फ वेक्टर फॉर्म पर पता चलता है कि आर आएगा कितना आएगा। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे, आप लोगों को याद होगा पिछले क्लास में आप लोग को याद होगा ये बात मैंने आप लोगों को बताया था। मैं फिर भी दिखाता हूँ एक बार अच्छा समझा करके, ताकि आपको कंफ्यूजन थोड़ा भी ना रहे। पिछले क्लास में जब हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर पढ़ रहे थे, जहाँ पे मैंने दिखाया था इसको ए एक्स, और ये वेक्टर था ए वाई, वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई। मैंने कुछ जगह पे भूल से कुछ मिस्टेक्स भी किया है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड और लिख दिया मैंने वेक्टर, ठीक है, जैसे अपूर्वा ने क्वेश्चन पूछा था। तो ये बाय मिस्टेक जस्ट माइंड का कंफ्यूजन होने से लिखा जाता है, जैसे इंसान कुछ सोच रहा होता है तो वो लिखा जाता है, वो गलती है, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक्स को आप पूछ लिया करो। तो मैंने क्या बताया था कि इस पॉइंट पर ए एक्स अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अप्लाई करेगा, साथ में इस पॉइंट पे ए वाई अपना मैग्नीट्यूड और अपना डायरेक्शन अप्लाई करेगा, तो एक रिजल्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोले थे ए। ये हुआ ए। ठीक वैसे ही जैसे भी ट्राइंगल लॉ में आप बोल रहे हो कि ये ए है, ये बी है, तो ये क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो ये भी वेक्टर फॉर्म में, ठीक वैसे ही यहाँ भी एक वेक्टर फॉर्म, वेक्टर ए देखो, जैसे मैंने यहाँ एरो मिस कर दिया, वेक्टर बी, जब दोनों एक्ट होगा तो रिजल्ट आएगा। ये वेक्टर फॉर्म हुआ, ये वेक्टर फॉर्म हुआ। ठीक उसी तरह से जब यहाँ पे जोड़े थे, और उसके बाद सवाल था कि जब इनको जोड़ेंगे तो ए वेक्टर आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ए इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, ए का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैंने बताया था tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। ओके, और मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर मैंने एक लिमिटेशन लगाया था। लिमिटेशन क्या लगाया था कि भाई साहब, आप जो ये फॉर्मूला देख रहे हो, स्टूडेंट्स आप जो ये फॉर्मूला देख रहे हो, ये तभी अप्लाई होगा जब दो कंपोनेंट वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कि इनके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो सवाल ये है कि जैसे कि अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो इसी चीज के लिए हम लोग समझने के लिए हम लोग सीख रहे हैं अभी क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो जिस तरह से हम लोग सारा चीज वहां पे सीख चुके हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग अब उसी चीज को यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो सवाल ये है कि अब इस आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इस आर का डायरेक्शन कितना होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज को करने से पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का के हेल्प से आर का मैग्नीट्यूड और आर का डायरेक्शन निकालने से पहले मैं कंप्लीट करूंगा आप लोगों को
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब बोलो सर ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का जो फॉर्मूला फाइनली ड्राइव होता है, दोनों का सेम फॉर्मूला ड्राइव होता है। और एग्जाम में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किससे करना है। आपको दिल करे तो ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करो, आपको दिल करे तो पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करो। अगर लिमिटेशन ना लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेगे, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर लिमिटेशन लगा देगा ट्रायंगल लॉ से ही बताओ तो वो अलग बात है, क्योंकि दोनों का फाइनल फॉर्मूला सेम आएगा। और वो फॉर्मूला कितना आएगा मैं वो भी लिख देता हूँ। आर का मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ से आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, ये कैसे आया? और डायरेक्शन का फॉर्मूला आएगा tan अल्फा या फिर tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये दो फॉर्मूला हम लोगों को क्या करना होगा बच्चा लोग? प्रूफ करना होगा। हालांकि मैंने तो ये लिख दिया कि ये आएगा, ट्रायंगल लॉ से भी यही आएगा और पैरेललोग्राम से भी यही आएगा, लेकिन ये तो प्रूफ करके दिखाना होगा, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में इसका प्रूफ आएगा, इसका प्रूफ आएगा। ठीक है, आपको करना होगा। क्लियर है? आइए वापस अपने स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, और एक बार पहले हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को देख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है? जिस तरह से ट्रायंगल एक लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एक लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी इज अ टाइप ऑफ लॉ। और इसका लॉ थोड़ा पहले वाले लॉ से अलग है। क्या लॉ है इसका? पैरेललोग्राम लॉ को पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ, जो मैं हिंदी में बोलूंगा वो चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में यही लिखना है। मैं इसको पहले अच्छे से समझा दूँ आप लोगों को। क्लियर है? पहले अच्छे से समझा दूँ उसके बाद। तो फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी पैरेललोग्राम का, ट्रायंगल नहीं पैरेललोग्राम का, दो साइड सेम ओरिजिन से दो वेक्टर हो, देखो ये एक वेक्टर, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, दो साइड, ये एक वेक्टर ए इस ओरिजिन से और ये एक वेक्टर बी सेम ओरिजिन से, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, वहां पे सेम क्या था, यहां पे था ऑर्डर, और यहां पे क्या है, सेम ओरिजिन। चूंकि यहाँ पे ओरिजिन सेम किया जा रहा है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये लोग को इनिशियल वेक्टर कंसीडर होगा। क्या कंसीडर होगा? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, मैंने समझाया था ना, वो वेक्टर्स जिनका टेल या ओरिजिन सेम पॉइंट पे हो, उसको को मतलब सेम ओरिजिन वाला वेक्टर कहते हैं। ओके चलिए, तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो सेम ओरिजिन से जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। वो उन दो वेक्टर का क्या होगा? रिजल्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, आर क्या है? डायगोनल है, और वो सेम ओरिजिन से है, देयरफॉर सेम ओरिजिन से होने की वजह से दो सेम ओरिजिन वाले वेक्टर का वो एडिशन हो जाएगा। अब बोलोगे सर आपने बताया था ये बात कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ समझना आसान होता है, क्यों? क्योंकि देखो मैक्सिमम केस में हम लोग यही बोलते हैं ना कि अगर इस पॉइंट को एक वेक्टर इधर ले जाना चाहेगा और एक वेक्टर इधर ले जाना चाहेगा, तो बॉडी कहाँ से जाएगा? बीच से जाएगा रिजल्टेंट। तो ये समझना क्या होता है? आसान होता है, ये कम मुश्किल होता है समझना ट्रायंगल लॉ के मुकाबले। ये साफ दिखता भी है कि हाँ भाई तुम इसको इधर खींचोगे, इसको इधर खींचोगे, तो ये बॉडी तो बीच से ही जाएगा। एक वेक्टर यहाँ अप्लाई होगा, एक वेक्टर यहाँ अप्लाई होगा, तो बॉडी तो बीच से ही जाएगा। तो ये समझना क्या होता है? आसान होता है। समझे ना? तो ये बात आपको क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से तो पैरेललोग्राम लॉ बहुत इजीली समझ में आ गया। लेकिन आपने सर ये भी कहा था पिछले क्लास में कि आप एक बात और साबित करोगे। क्या साबित करोगे आप? आपने कहा था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सेम होता है, सिर्फ लॉजिक अलग होता है। तो इस बात को अभी तक आपने साबित नहीं किया है, तो क्या आप प्लीज इसको साबित कर सकते हैं? तो बिल्कुल, मैं आज इस चीज को फिर से साबित करूंगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे होता है। अब एक काम करते हैं हम लोग, बच्चा लोग पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का बात करते हैं। सपोज करो कि ये कोई ट्रायंगल है, सपोज करो कि ये कोई ट्रायंगल है। एक मिनट रुकना बच्चों, बस एक मिनट। तो ट्रायंगल लॉ में आपने क्या देखा, मैंने समझाया आपको कि ये और ये दोनों सेम ऑर्डर है, सेम ओरिजिन नहीं है, सेम ऑर्डर कि सेम डायरेक्शन में, मतलब सॉरी सेम क्लॉकवाइज ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। तो ये क्या हो जाएगा? आर इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। आर इसका क्या हो जाएगा? अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को कैसे होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल ऑफ एडिशन सेम। चलिए अब हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में। ये रहा आपका एक पैरेललोग्राम, ये रहा आपका एक पैरेललोग्राम, और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ओके, अब ध्यान दो आप कि रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट ये होगा, रिजल्टेंट ये होगा।
तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए और बी पैरेललोग्राम के हिसाब से का एडिशन क्या हो गया, रिजल्टेंट आर हो गया। अब एक काम करो, मैं थोड़ा देर के लिए इस पॉइंट को ओ मान लिया, मैंने इस पॉइंट को ए मान लिया और इसको बी मान लिया और यहाँ पर इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि यहाँ से अपने मन से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सीधा सीधा, और इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया। अब देखो समझो अच्छे से, बात को क्लियर रखना, इस बात को यहाँ से ही साबित होगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम सेम होता है। देखो हालांकि इसको मैं अभी नहीं भी दिखाऊं तो चलेगा, बेटा आप लोग ये देखो, ये जो बी है, अगर आप पैरेललोग्राम को जानते हो, समझते हो अच्छे से, तो आप क्या बोलोगे कि उसके सामने वाला साइड, ये जो देख रहे हो, ये भी क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड क्या होता है, सेम वैल्यू होता है। तो अगर ये बी तो ये बी। अब चलो इसके डायरेक्शन के हिसाब से आप डायरेक्शन लगाओ, अगर या फिर मान लो इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर लो, आपने जैसा सीखा है ना शिफ्ट करने का, बी को उठा के यहाँ रख दो ला करके, तो बी को अगर उठा के आप ला के यहाँ रख दोगे, तो यहाँ पे देख रहे हो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा ना बी का, ये बी। ऐसा करने से बी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, बी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। देखो क्योंकि मैंने इसको रोटेट नहीं किया है, ये जो बी यहां से आया रोटेट नहीं हुआ, जस्ट शिफ्ट हुआ है, जस्ट शिफ्ट होकर यहां आ गया है। तो ये बी है तो ये भी बी है, एकदम दोनों पैरेलल चल रहा है ऐसे, यहां और यहां में, बस ऐसे था ऐसे आ गया, ऐसे था ऐसे हो गया, है ना, ऐसे देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये बी है। तो अब अगर आप देखो तो आपको इसी में दिख रहा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसी में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के अंदर में आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब समझना अच्छे इस बात को, किसी ट्रायंगल का एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, जैसे ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ ए सी में देखो, ट्रायंगल ओ ए सी देखो, उसके बाद फिर आप पैरेललोग्राम देखो ओ ए सी बी, देखो दोनों को देखो, ट्रायंगल लॉ अगर देखोगे इसके अंदर तो ये ए और ये बी सेम ऑर्डर में और ये रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम देखो तो ए और बी और ये रिजल्टेंट, दोनों ही केस में रिजल्टेंट तो वही है, दोनों ही केस में रिजल्टेंट तो वही है। ट्रायंगल लॉ से देखो ए और बी को तो भी रिजल्टेंट यही है, पैरेललोग्राम से देखो तो भी रिजल्टेंट यही है। तो भाई साहब अगर रिजल्टेंट अगर वही होगा तो आप ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करो तो भी यही आएगा, और अगर ट्रायंगल लॉ के अलावा आपने पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व किया तो रिजल्टेंट यही आएगा। तो इससे मैंने साबित किया कि आप पैरेललोग्राम लॉ से जाओ या ट्रायंगल लॉ से जाओ, रिजल्टेंट क्या आ रहा है वो वही आ रहा है, आपको जो दिल वो कर सकते हो। इसमें किसी को कंफ्यूजन है, एक बार अपना स्लाइड जो मैंने दिखाया है वो सबको आप नोट कर लो अच्छे से, पहले सारा स्लाइड नोट कर लो, चलो जल्दी फटाफट नोट करो, यही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, इसको आप अच्छे से नोट करो। हम लोग प्रूफ देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ कैसे होगा। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कैसे ड्राइव किया जाता है, ठीक है। आ जाओ देखो यहाँ पे, अभी ये देख रहे हो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, मैंने यहाँ साइड का नाम दिया ओ, इस साइड का नाम दिया ए, एक वेक्टर है बी, साइड का नाम दिया मैंने ओ बी, ओके, और ये डायगोनल जाएगा, ये हो गया रिजल्टेंट, इसीलिए इसको दिखाया गया ए प्लस बी। तो अब इसको ए प्लस बी भी बोल सकते हो, ऐसे सिंपली ऐसे आर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इस पॉइंट का मैं नाम दिया सी। जैसा कि मैंने समझाया पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड सेम सेम कंसिडर होता है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो, अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो, ठीक है। तो ये तब समझ गया और ये रिजल्टेंट हो गया। तो इतना तो मालूम है कि इस सेम ओरिजिन पे अगर ए एक्ट करेगा अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, साथ में बी भी एक्ट करेगा अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो एक रिजल्टेंट आएगा। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, मैंने क्या लॉजिक सिखाया था, याद करो, हिट करो अपने माइंड को, जो बात बोला उस बात से हिट करो। सर ने बताया था कि जब भी कोई वेक्टर का प्रॉब्लम आए, आप अगर कंपोनेंट रूल से करो, एक्स ए वाई से करो, या ट्रायंगल लॉ से करो, या पैरेललोग्राम लॉ से करो, जो ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू डायरेक्शन। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग अपना डायरेक्शन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले कर लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो जो आर रिजल्टेंट आ रहा है, आर रिजल्टेंट आ रहा है, इस रिजल्टेंट का पहले निकालेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड, उसके बाद निकालेंगे डायरेक्शन। तो अगर ऐसा बात है तो एक हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे जहाँ पे कोई डायरेक्शंस को हम लोग नहीं दिखाएंगे और सिर्फ रिजल्टेंट के ऊपर फोकस रखेंगे। तो आइए इस चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और उस बात को जो मैंने सिखाया था अप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया कि है ए और ये है बी, ठीक है, और ये रहा पैरेललोग्राम,
और ये है रिजल्टेंट। क्योंकि मैंने मना किया डायरेक्शन के लिए, इसलिए मैंने डायरेक्शंस को हटा दिया। समझे ना कितना आसान है, हटा दिया। अब क्या है, नाम देखिए साइड का, ओ सी ए बी। ये लेंथ का वैल्यू कितना है, ए, सिर्फ वैल्यू, कोई डायरेक्शन नहीं। ये लेंथ का वैल्यू कितना है, बी, सिर्फ वैल्यू, कोई डायरेक्शन नहीं। इस लेंथ का वैल्यू कितना है, आर, जो कि हम लोग को फाइंड करना है। तो ओ सी का लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ओके सर, ओ सी इज इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ओ इज इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एंड ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगेन आपको जब भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देगा तो ये थीटा दे देगा। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा वाई साहब डायरेक्शन, क्योंकि आपको मालूम है, ये देखो आप अगर देख रहे हो अलग अलग एंगल की अलग अलग डायरेक्शन। अभी 0 डिग्री पे सेम डायरेक्शन, अब डायरेक्शन अलग हो रहा है, 90 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो दो वेक्टर आपस में कितना एंगल पे है, मतलब कि उन दो वेक्टर के बीच में डायरेक्शन क्या है। क्योंकि दो वेक्टर के बीच में अगर डायरेक्शन नहीं देगा तो रिजल्टेंट भी आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि रिजल्टेंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? अब बात समझना, तो मैंने पहले ही बताया था जिस दो कंपोनेंट के बीच में अगर डायरेक्शन ना दे तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है डायरेक्शन दिए बगैर, क्योंकि अलग अलग एंगल पे अलग अलग आंसर आता है। इसीलिए इस डायरेक्शन का दिया होना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन मार्क हटा दिया मैंने, मतलब ये दिया हुआ होगा। चलो, तो क्या क्या गिवन होगा, वेक्टर ए गिवन होगा, वेक्टर बी गिवन होगा, वेक्टर ए बी के बीच डायरेक्शन क्या है, थीटा, वो भी गिवन होगा। तो थीटा व्हाट, थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, क्योंकि टेल टू टेल मिला हुआ है। इस हिसाब से थीटा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर ए और बी। चलिए काम खत्म। तो ये थीटा भी आपका गिवन होगा। एक बार में पैरेललोग्राम लॉ क्लियर करेंगे, वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे पैरेललोग्राम लॉ को। अब आते हैं हम लोग के कुछ इमेजिनरी कंसेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करना होगा, कुछ इमेजिनरी साइड्स को। लाइक ये ओ सी को मैंने थोड़ा नीचे आगे बढ़ाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ओ ए को मैंने आगे बढ़ाया। ठीक है, ये मैंने अपने मन से किया है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो है मैंने इसको आगे ड्रॉ किया और इसको मैंने नीचे ड्रॉ किया, ये यहाँ पे कट किया, और मैंने इस पॉइंट का नाम दिया। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, देखिए कितना आसानी समझाऊंगा। मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट का नाम रेड से दिया है, डी। ठीक है, अब आप एक काम करो, अगर इस सी डी का बात करो तो ये सी डी क्या होगा। ओके, तो एक काम करते हैं ना भाई साहब, ये बी है तो ये भी तो बी ही है, ये भी तो बी ही है। मैं थोड़ा देर डायरेक्शन दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बी का डायरेक्शन किधर है, फिर मैं हटा दूंगा। अगर अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो पैरेलल लाइन कट करे तो दोनों एंगल क्या होता है, आपस में सेम होता है, बात आप जानते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो, ये लाइन ओडी है, इस पे बी और बी, मतलब कि ओबी और ए सी दो पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा होगा, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। मैंने बाद में जो पॉइंट्स, तो अभी यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग, पैरेललोग्राम एडिशन को, ऐसे ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, 40 मिनट का टाइम इंटरवल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, समझो अच्छे से बात को, हम लोग ड्राइव करें तो ये ओ सी। तो अच्छा, हम लोगों ने रिजोल्यूशन सीखा है, तो आपने बताया था सर कि रिजोल्यूशन का एप्लीकेशन है पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन में, रिजोल्यूशन का एप्लीकेशन है पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन में। तो आपने अभी तक दिखाया नहीं, आओ देखो। तुमको मालूम है अगर ये वेक्टर ए होगा और अगर यहाँ पे थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, cos थीटा, और ठीक इसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए sin थीटा। ये आप सीखा है आपने, हाँ सीखा है, ये आप जानते हो। ठीक उसी तरह से अगर आप बात करो, ठीक इसी तरह से आप बात करो यहाँ पर, तो बी के साथ भी तो वही हो रहा है। देखो ये ए सी, चलो ए सी वेक्टर बी, ये ए डी, ये ए डी, एंगल थीटा, एंगल थीटा, और ये बी को रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। और अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा बी साइन थीटा। समझ रहे हो? तो मैंने ठीक इसके ऊपर एक कंपोनेंट मान लिया, सी के बगल में ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा। अगर ये बी है तो ये बी कॉस होगा, ये बी साइन होगा। अच्छा सर, अब समझ में आया। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं अगर ये बी है तो यहां से ए डी क्या हो जाएगा, ये इसका एक्स कंपोनेंट नीचे यहाँ कट किया तो बी कॉस थीटा, और ये इसका ऊपर यहाँ तक ये वाई कंपोनेंट, ये अगर ये सी, तो बगल वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए ई, क्योंकि मैंने जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाया वो मैंने रेड से दिखाया है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए यहाँ से, तो अगर ये बी कॉस है तो ये क्या होगा, बी साइन।
बी साइन, तो ये बी साइन थीटा, और ये लेंथ आपस में पैरेलल है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि सी डी इज इक्वल टू ए ई, सी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू, ये अगर बी साइन थीटा है तो ये भी बी साइन थीटा होगा। ओके, प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक किसी की प्रॉब्लम है फटाफट बोलो ओके या नहीं है, डाउट है तो भी पूछ सकते हो, पूछो अगर डाउट है तो। क्या बोल रहे हो सरवन, कुछ बोल रहे हो? हाँ सरवन कुछ बोल रहे हो? एक बार कुछ कोई पूछ रहा है क्या, कोई एक बार बोलो क्लियरली। ए साइन थीटा तो नहीं है, बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा है बाबू, रिजोल्यूशन आपने सीखा था। अगर ये बी है तो इस बी वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, जहां पे थीटा है वहां पे क्या होगा, बी कॉस थीटा, और जहां थीटा नहीं है वहां क्या होगा, बी साइन थीटा। पूर्वा क्लियर है बाबू आपको, प्रॉब्लम नहीं है बाबू पूर्वा? ओके गुड, बहुत अच्छा, ऐसे ही पूछ लिया करो, कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ, हो गया। अब ये आ गया बी कॉस, ये आ गया बी साइन, और ये लेंथ पैरेलल इसके साथ है तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा जो इसका होगा, तो ए ई का वैल्यू लेंथ इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू लेंथ, कितना है लेंथ, बी साइन थीटा। अब मैंने आपको बताया था डायरेक्शन को यहाँ पे काम नहीं, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया था। अब डायरेक्शन को आप हटा सकते हो, हटा सकते हो, काम खत्म। क्योंकि मेरा ये डायग्राम डायरेक्शन के साथ नहीं दिखाना है, क्योंकि ये पूरा मैग्नीट्यूड का केस है, डायरेक्शन सिर्फ आप रिजॉल्व करने के लिए दिखाए थे, हो गया काम खत्म। अब आ जाओ, ये जो लेंथ है एडी, एडी क्या है, एडी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब आप बोल रहे होगे सर आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, ये सब साइड क्यों निकाल रहे हो, तो कुछ तो रीजन होगा तभी तो निकाल रहे होंगे। आइए अब मैं बताता हूं कि मैं ये सब साइड क्यों निकाल रहा हूं। क्योंकि मेरे पास एक ट्राइंगल दिख रहा है जो कि बहुत साफ विजिबल हो रहा है। वो ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ओ सी डी, सिर्फ इस पे फोकस करो, ये और ये, सिर्फ इस पे फोकस करो। तो आप देख रहे हो इस ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस लगाओ, क्यों पाइथागोरस लगाएंगे सर, भाई साहब मुझे आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, आर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, आर का लेंथ, आर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, आर का लेंथ, और आर का लेंथ कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल करके, है ना। तो हमको मालूम है ये बात कि आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आर का लेंथ मालूम होना चाहिए, तो ये लेंथ कितना होगा, तो ट्राइंगल ओ सी डी में आप देख रहे हो अच्छे से कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है किसके लिए है, ये लेंथ मेरा, एक मिनट, ये लेंथ मेरा रिजल्टेंट के लिए है, रिजल्टेंट के लिए है। ओके, अब आप फिर से फ्रेज डायग्राम दिखाओ, एक फ्रेज डायग्राम, ये रहा ओ, ये रहा सी, ये रहा ओ डी, और ये रहा सी डी, ये रहा सी डी। ओ सी का वैल्यू आर, ओडी का वैल्यू, ये ओडी का वैल्यू कितना होगा, तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू ए, ये वैल्यू बी कॉस थीटा, तो क्या हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, सी डी का वैल्यू क्या होगा, ये सी डी का वैल्यू बी साइन थीटा। ओके, तो आप फिर लिख सकते हो ओडी कितना है, ओडी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हम लोग अगर इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल में आए और इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल में, तो ये रहा मेरा पूरा एप्लीकेशन इजी होता हुआ। पहला ये फर्स्ट स्टेप में टूट के ये रिजॉल्व होकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ, और सेकेंड स्टेप में ये फिर से इजी हो गया। तो फाइनली ये बहुत इजी डायग्राम, एक सिंपल ट्रायंगल दिख रहा है, और हमको इससे मतलब नहीं है कि बाकी ट्रायंगल्स क्या है, हमको इस ओ सी मतलब कि आर के मैग्नीट्यूड से मतलब है। ये इस ट्रायंगल में भी वही है, इस ट्रायंगल में वही, हमको आर का वैल्यू चाहिए। तो अब हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस। क्या फॉर्मूला है पाइथागोरस का, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, ओ सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, सी डी का स्क्वायर, बेस क्या है, ओडी का स्क्वायर। ओके, तो फिर आप समझ गए होंगे उसी का वैल्यू कितना है, उसी का वैल्यू आर है जो कि कैलकुलेट करना है, तो आर स्क्वायर। सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे आसान है, सब कुछ चुटकी बना के सॉल्व होगा, चुटकी में बस कंसेप्ट होना चाहिए। टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी ऐसा होना चाहिए कि टीचर अगर स्पेशल वे में दे रहा है तो स्टूडेंट भी स्पेशल वे में ले, टीचर अगर लॉजिकल वे में दे रहा है तो स्टूडेंट भी लॉजिकल वे में ले, और इस चीज को याद रखे।
ये नहीं कि अभी देखा कॉपी उठा करके क्लास के बाद फेंक दी कहीं पे आप सब कुछ भूल जाओगे। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप अगर मेरे से क्लास करो, मेरे से क्लास कर रहे हो, एटलीस्ट मेरा, मैं अपना बात कर रहा हूँ, मेरे से क्लास कर रहे हो और आपने कॉपी में लिखा, फिर रिवाइज नहीं किया, 2 महीना 3 महीना छोड़ दिया, फिर आपने कॉपी उठाया 2 3 महीना के बाद या एग्जाम में आपने उठाया, देखा आपका सब कुछ नील हो गया, फिर आप सब कुछ रट्टा मार रहे हो, तो याद रखना आपका मेरे से पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आप फिर वही काम कर रहे हो जो दुनिया का सारा स्टूडेंट कर रहा है, रट्टा मार रहा है। क्योंकि मैंने इतना मेहनत से हर एक लॉजिक को एक एक अलग तरीके से ट्रेनिंग के हिसाब से समझाया, आपको ट्रेन करके समझाया, लास्ट में फिर वही काम करोगे जो एक आम बच्चा कर रहा है, तो फिर आपको आउटपुट नजर नहीं आएगा। आपको अगर आउटपुट चाहिए तो मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं उस ट्रिक को याद रखो, यही ट्रिक आपका आईक्यू लेवल बढ़ाएगा, यही ट्रिक आपका आपका जो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उस पर पकड़ बनाएगा, और यही ट्रिक आपका स्पीड भी इंक्रीज करवाएगा डे बाय डे, और आपको बहुत लॉजिकल, बहुत सिंसियर और तुरंत अप्लाई करना चाहिए, तुरंत अप्लाई करेगा, जैसा भी जहां से भी क्वेश्चन घुमाए, यहाँ से घुमाए, वहां से घुमाए, दाएं से बाएं से कैसे भी आए, आप हर वे से कर सकते हो। लेकिन पढ़ना पड़ेगा बेटा, एटलीस्ट कम से कम देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना मेहनत मैं कर दे रहा हूँ तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना होगा, बस एक बार ईमानदारी से देख लेना होगा उसको अच्छे से। आ जाओ, ओडी का स्क्वायर, ओडी का वैल्यू कितना है, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब समझ में आया, मैंने एडिशन से पहले रिजोल्यूशन क्यों पढ़ाया था। अगर आज मैं रिजोल्यूशन नहीं पढ़ाया होता तो ये बात मुझे समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होता, समझा तो देता मैं, दूसरा रास्ता भी है मेरे पास, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होता। इसलिए मैं पहले पढ़ाता हूँ रिजोल्यूशन और उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ एडिशन। बच्चे बोलते सर बुक में तो पहले एडिशन दिया हुआ है, तो बुक अपने जगह पे दिया है, मैं खुद को बुक से ज्यादा बेहतर मानता हूँ, वो राइटर होंगे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अलग जगह पे, मैं नहीं बोलता बुक उठा के फेंक दो, नहीं, दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ नया एडवांस कुछ होता है, तो मैं इस चीज़ को एक एडवांस वे में करना चाहता हूँ। ये मेरा अपना लॉजिक है, मैं बुक पब्लिशर नहीं हूँ, मैं बुक पब्लिश नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, और एक टीचर का एक फर्ज बनता है कि वो किसी चीज़ को बहुत कंसेप्चुअल, बहुत लॉजिकल वे में पढ़ाए। आ जाओ, तो ये आर स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है ना आपको याद, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा ये इमेज को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखने की जगह चाहिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप लोग को याद होगा, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मैंने ए को x मान लिया, बी कोष्टा को y मान लिया, लिख दिया मैंने। अब आते हैं बच्चा लोग, ए स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, और यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, प्लस इस इन दोनों में मैंने बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप लोग बेटर जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, काम खत्म, इसका हो गया। अब आगे देखो क्या बच गया, सिर्फ 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, तो आपको दिखता होगा हम लोग लगभग पहुंच गए हैं प्रूफ के पास, बस आ गया, एक लाइन और बाकी है। यहाँ से आर स्क्वायर, आपको आर निकाला तो स्क्वायर यहाँ भेज दो, अगर आप इसको स्क्वायर यहाँ भेज दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्क्वायर यहाँ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रहा रिजल्टेंट का लेंथ, रिजल्टेंट का लेंथ मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको थोड़ा बबल बना देता हूं। अभी तक मैंने जो बताया था कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, और मैंने प्रूफ कर दिया है, ये आप फाइंड कर चुके हो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब बात आता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा सर, तो पहले आप एक काम करो बेटा, पहले आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं बाकी बात करता हूँ, आप प्लीज नोट कर लो, ठीक है। अगर मान लेना लिंक यहाँ पे, एक मिनट पहले इसको नोट कर लो, पहले इसका मतलब। अब बात आता है डायरेक्शन का, कि सर डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, कहीं भी एंगल। तो अभी तो आपके सामने एक एंगल दिख रहा है, आपके सामने जो एंगल दिख रहा है ये थीटा, ये तो डायरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर है कि दो वेक्टर एक दूसरे से कितना डायरेक्शन बना के कहाँ जा रहा है, ये थीटा गिवन है। लेकिन ये थीटा जो है आपका रिजल्टेंट का एंगल नहीं है, रिजल्टेंट का एंगल तो ये है ना, सपोज कि वेक्टर ए से बी थीटा एंगल बना के जा रहा, तो वेक्टर ए से बी जो है वो थीटा एंगल बना के जा रहा है, तो therefore ये बी का डायरेक्शन ए से या एक्स से, क्योंकि ए एक्स के डायरेक्शन में। लेकिन अभी आप मान के चलो ए से, एक्स याद करना बेटर नहीं होता है, कभी मान लो वेक्टर ए ऐसे दे दिया और बी ऐसे दे दिया, है ना, और रिजल्टेंट आ गया, तो अब जो थीटा होगा वो ए से होगा पर एक्स से नहीं होगा। इसीलिए कुछ बच्चा हमेशा इसको एक्स मान के चलता है, नहीं,
आप याद रखो बी ए से थीटा एंगल बना के जा रहा है। हाँ, इस केस में एक इत्तेफाक है क्योंकि ए एक्स में है तो बी एक्स से भी थीटा ही बना रहा है, लेकिन ये हर बार ऐसा याद रखना ठीक नहीं होगा। ओके, आइए तो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा। तो रिजल्टेंट कितना एंगल बना के जा रहा है ऐसे, तो मैंने मान लिया अल्फा, बहुत लोग बीटा मानते हैं, बहुत लोग अल्फा मानते हैं, जो दिल करे मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस बेसिस पे ओ सी ए तो ओ सी ए, तो यहाँ पे ये था ओ सी, हम लोग डी, हम लोग ए का बात नहीं कर रहे हैं, ओ सी डी। तो तुम इस ट्रायंगल में देखो, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ब्लैक, हाँ, तुम इस ट्रायंगल में देखो तो भी ये एंगल वही होगा, तुम इस ट्रायंगल में देखो तो भी ये एंगल वही होगा, एंगल दोनों केस से वही आ रहा है। ओके, तो ये मान लिया मैंने अल्फा, तो ये भी क्या हो गया अल्फा, क्योंकि ओ ए एंड ओ डी सेम लाइन में, तो अल्फा तो चेंज नहीं करेगा, और यही अल्फा निकालना है हम लोग को। तो अगर ये अल्फा हम लोग को फाइंड करना है तो बताओ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। ये मालूम है मुझे, ये भी मालूम है मुझे, ये दोनों मुझे मालूम है, ये रिजल्टेंट मेरे लिए अननोन था। तो बताओ, तुम ही लोग बताओ यार कि यहाँ पे जो गिवन टर्म हुआ वो क्या हुआ। ऑब्वियस बात ये और ये, क्योंकि ये तो मेरे को फाइंड करना था। तो इस दो गिवन टर्म में मैंने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, और इसी गिवन दो टर्म के हेल्प से मैं डायरेक्शन फाइंड करूंगा। तो ये जो दो गिवन टर्म है, दो गिवन साइड है ओसी एंड ओडी, इस ट्रायंगल का क्या है, एंगल के सामने मैंने बताया था, एंगल के सामने जो भी होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये तो बेस दिख ही रहा है और ये हाइपोटेनस है। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बेस और सॉरी परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस के हेल्प से मैंने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, और अगेन परपेंडिकुलर और बेस के हेल्प से मैं एंगल भी फाइंड कर लूंगा, क्योंकि tan परपेंडिकुलर और बेस किसमें क्या था, tan में आता है ना। तो बहुत बच्चा बोल सकता है कि यहाँ पे tan क्यों लगता है, तो भाई तुम साइन लगा के निकाल दो, कॉस लगा के निकाल दो, क्योंकि साइन लगाओ तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तुम्हें आर भी मालूम है, तुम निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमने आर भी फाइंड कर लिया। अगर कॉस लगाओ तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये बाई ये तो भी निकाल सकते हो, क्योंकि तुमने आर फाइंड कर लिया। लेकिन जो क्वेश्चंस का जो गिवन टर्म था वो ये और ये था, ये अननोन था, इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस से निकालते हैं। तो आइए लिखते हैं tan अल्फा is equal to perpendicular by base, perpendicular is equal to CD and base is equal to OD, therefore CD का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, B sin थीटा, और OD का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, A प्लस बी कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ का सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैंने बताया था कि जब A प्लस बी वैक्टर को ऐड करेंगे तो R का मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। और सबसे खूबसूरत बात यह हुआ कि R का मैग्नीट्यूड जो आया वो इतना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और आर का डायरेक्शन कितना आया, तो यहां से भी देखो निकाल रहे हम लोग, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा। यहां से अल्फा निकाल लेंगे, याद रखना एंगल अल्फा निकालना है हमको, tan अल्फा नहीं, अल्फा। सब कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से tan अल्फा आएगा। अब मैंने लास्ट के लेक्चर में कैलकुलेटर यूज करना सिखाया था कि जब कभी भी tan अल्फा से अल्फा निकालना होगा तो अल्फा कैसे निकालेंगे, वो कैलकुलेटर मैंने समझाया था, कैलकुलेटर का रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग, वो सब मैंने बताया था आप लोगों को। तो जब यहाँ से कैलकुलेट करो तो बुक्स में फॉर्मूला यही लिखा होता है कि ये डायरेक्शन, लेकिन एक्चुअली डायरेक्शन क्या होता है, अल्फा होता है। देयरफॉर अल्फा क्या हो जाएगा, जब tan उस साइड जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, tan इनवर्स, क्या कहते हैं, tan इनवर्स कहते हैं, tan इनवर्स। ओके, ब्रैकेट में क्या बचा रह गया, b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, और यहां से निकल गया अल्फा, मतलब डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, कहां से, ए से, कि रिजल्टेंट ए वेक्टर से कितना एंगल बना के जा रहा है। और जब कभी भी तुम डायरेक्शन निकालोगे तो ये बात बहुत जरूरी है याद रखना कि डायरेक्शन कहां से, एंगल थीटा कहां से, किस एक्सिस से, किस वेक्टर से, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इस बात को आप नोट कर सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। आप क्या बोलोगे कि जो एंगल अल्फा आ रहा है वो वेक्टर ए से आ रहा है, रिजल्ट इन ए वेक्टर से इतना एंगल बना के जा रहा है। अब बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर आप बताइए कि ए से तो निकाल देंगे, बाय द वे का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि सर बी से क्या होगा, बी से डायरेक्शन क्या होगा, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी मैं समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और है जो मैं बोलना चाहूंगा। आप देखो इस ट्रायंगल में आर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड की हेल्प से मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, और मैग्नीट्यूड की हेल्प से ही मैंने डायरेक्शन भी निकाला। तो कुछ लोग सोचते हैं कि डायरेक्शन को निकालने के लिए डायरेक्शन का लेना जरूरी है। डायरेक्शन को लेने के लिए देखो मैंने मैग्नीट्यूड के हेल्प से ही डायरेक्शन निकाल दिया सब कुछ, है ना। तो अब ये रहा ये फॉर्मूला हम लोगों का, ये फॉर्मूला, ये डायरेक्शन के लिए, और ये
मैग्नीट्यूड, नोट कर लो। फाइनली हम लोग गौरव ने तो पूछा था, मैंने इसका आंसर दे दिया था, सॉरी रौनक ने। अभी फिलहाल देखो यहाँ पे अच्छे से एक चीज और आपको मैंने बताया, ये वेक्टर ए एक्ट हो रहा है यहाँ पे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट आर आया, ठीक है, ए प्लस बी। इस रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हुआ मैंने बता दिया, ये लेंथ ही इसका वैल्यू है, कितना है ये लेंथ, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका डायरेक्शन कितना आया, अल्फा माना था मैंने, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये मैंने लिख लिया। अब अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने आपको बताया था ट्रायंगल लॉ से भी लेंथ यही आएगा। देखो ये तो ट्रायंगल लॉ है ना, ए और बी सेम ऑर्डर में, ये रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ, ए और बी सेम ओरिजिन से देखेंगे तो ये देखो ये पैरेललोग्राम लॉ सेम ओरिजिन से, ट्रायंगल लॉ सेम ऑर्डर से, लेकिन रिजल्टेंट दोनों में कॉमन है तो दोनों के लिए यूज होगा। क्लियर? चूंकि ये लेंथ रिजल्टेंट का है तो मैग्नीट्यूड भी रिजल्टेंट का है, चूंकि ये एंगल रिजल्टेंट का है तो डायरेक्शन भी रिजल्टेंट का है, काम खत्म। अब सबसे अच्छा बात ये है कि जो लिमिटेशन था मैंने बताया था कि एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला और आया था, ये ax और ये ay, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आया था, हम लोग इसको a लिखे थे, आप इसको r भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्टेंट मैंने a माना था, चलो मैंने इस बार r मान लिया। तो यहां से रिजल्टेंट क्या आया था कि ax वेक्टर को जब जोड़े थे ay वेक्टर के साथ, तो रिजल्टेंट जो आया था उसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। डायरेक्शन कितना आया था, इसको हम लोग अल्फा ही माने थे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay बाई ax, ये आया था, ये हम लोग सॉल्व किए थे। लेकिन इसमें लिमिटेशन था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये तभी यूज होगा जब दोनों 90 डिग्री पे होगा, जब दोनों क्या होगा 90 डिग्री। तो लिमिटेशन था ना, सवाल ही था कुछ भी होगा तो क्या होगा। तो अब इसीलिए हम लोग क्या किए, ट्रायंगल ऑफ एडिशन के, यहां से आप क्या करोगे, कुछ भी एंगल हो ए और बी के बीच में, कुछ भी थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो देगा यहाँ पे डाल देंगे, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, डाल देंगे डायरेक्शन निकल जाएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब ए और बी का कुछ भी डायरेक्शन हो, इससे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकल जाएगा। तो हम कोई भी वेक्टर ऐड कर सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर कुछ भी एंगल पर आप इससे ऐड करेंगे। तो ये मेरा बेस्ट फॉर्मूला हुआ, इसको नोट करने की जरूरत नहीं स्लाइड को, बस समझाने के लिए मैंने किया था। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, कंडीशंस देखते हैं, जब कुछ भी एंगल हो सकता है तो आइए स्टार्ट करते हैं ऐड करना। तो ये रहा इस वेक्टर का जो हम लोग सीखे एडिशन, इसका पहला एप्लीकेशन क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, केस वन। केस वन में क्या बताया जा रहा है, थीटा 0 डिग्री, क्योंकि थीटा मालूम है दो वेक्टर के बीच का एंगल है, और अगर दो वेक्टर के बीच में अगर 0 डिग्री है, मतलब कि दोनों सेम लाइन में, मतलब कि दोनों वेक्टर पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, सपोज ये वेक्टर पॉइंट ओ है, वेक्टर पी, देखो कोई जरूरी नहीं वेक्टर ए बी हमेशा हो, पी क्यू आर एस, अल्फाबेट में कोई भी हो सकता है, अल्फाबेट में कोई भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम किसी को है, कोई प्रॉब्लम किसी को है, बोलो। हाँ सर बोलो क्या प्रॉब्लम है। ओके नहीं है, ठीक है चलो, अच्छा बात है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेक्टर एक्ट किया इस पॉइंट ओ पे, एक पी वेक्टर, एक वेक्टर ऐड किया क्यू वेक्टर। जनरली बेटा क्या होता है, यही होता है कि ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे लिखना दिखाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, मैं थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मिस्टेक नहीं है, लेकिन इसको एज ए मिस्टेक ही मान सकते हैं हम लोग। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, क्यों ऐसा मैंने क्यों किया मैं ये बताता हूँ, इसका रीजन बताता हूँ, इसके पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि जब भी वेक्टर देगा पी क्यू ए बी, और कुछ नहीं बोलेगा कौन वेक्टर बड़ा कौन वेक्टर छोटा, कौन ज्यादा कौन कम, तो याद रखना दुनिया में जो पहले आता है वो बड़ा होता है। जैसे कि घर में भी होता है ना, तुम्हारे बड़े भैया होंगे दुनिया में पहले आए थे, तो वो क्या है, वो तुम्हारे बड़े हैं, है ना। तो पी क्यू में पी कौन आता है, पी पहले आता है, तो पी बड़ा कंसिडर होगा, कुछ नहीं बोलेगा तो पी वेक्टर बड़ा वेक्टर कंसिडर होगा। बड़ा मतलब कि उसका वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब उसका लेंथ ज्यादा होगा। और क्यू जो होता है वो पी के बाद आता है, तो मतलब क्या हो गया कि क्यू वेक्टर जो है छोटा होगा, मतलब उसका लेंथ छोटा होगा, मैग्नीट्यूड उसका कम होगा। सिमिलरली ए बी में ए बड़ा होगा बी छोटा होगा। ओके, तो चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज आप क्या लोगे, पी को बड़ा मानोगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पी हो गया, पी वेक्टर। और सेम पॉइंट पे एक वेक्टर ऐड कर रहा क्यू, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा आर। तो पहले आंसर निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, उसके बाद मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो क्या बोलेंगे, इस पॉइंट ओ पे पी वेक्टर अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऐड करेगा, इस पॉइंट ओ पे
क्यू वेक्टर अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐड करेगा, तब जाकर के आर आएगा। देखो वेक्टर फॉर्म में कभी कुछ पता नहीं चलता है, तुम किसी का भी लिखो यही लिखाता है, कुछ भी लिखो यही लिखाता है ना। अगर 0 डिग्री पे तो भी ये लिखोगे, 180 पे तो भी ये लिखाएगा, 90 पे भी यही लिखाएगा, 60 पे भी यही लिखाएगा। तो ये जो होता है ना फैक्टर फॉर्म में बहुत कुछ सही से क्लियर नहीं होता है। अब सवाल है कि जब आर आएगा तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो चलिए निकालते हैं। केस 1 मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये ना, आर का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे, रूट ओवर पहला वेक्टर का स्क्वायर, तो पहला वेक्टर ए की जगह यहाँ पी है तो पी स्क्वायर, और इस पूरे फॉर्मूला में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, डायरेक्शन कहीं नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। बहुत लोग माइनस पी रहेगा तो माइनस ले लेता है, नहीं माइनस नहीं, आपको सी का पी का मैग्नीट्यूड, माइनस तो डायरेक्शन हो गया, सपोज ये प्लस एक्स तो ये माइनस एक्स, तो ये तो डायरेक्शन होता है। तो पी स्क्वायर, क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 0 डिग्री, ओके सर, तो थीटा क्या पुट कर लेंगे, 0 डिग्री पुट कर लेंगे। कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस कॉस 0 1 हो गया। अब ये कुछ देखा देखा फॉर्मूला सा लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा, ओके। तो चलिए p प्लस क्यू का a की जगह p और b की जगह q है, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब कोई भी चीज स्क्वायर में रहता है रूट से निकलता है तो स्क्वायर हट जाता है ना, तो क्या आ गया p प्लस क्यू, p प्लस क्यू। यही तो प्रॉब्लम का सबसे बड़ा बात है कि जब ऐसा लिखा होता है ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर कभी आप ऐसा लिखते हैं कभी आप ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे एरो नहीं है भाई साहब, ये इत्तेफाक से ऐसा आ गया है, समझो इस बात को अच्छे से। आर जो है वो p प्लस क्यू का एडिशन है और ये मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है मैग्नीट्यूड है। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि p और q दोनों सेम डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन, सपोज मैं इस डायरेक्शन का बात करूं, इस डायरेक्शन का, तो इस डायरेक्शन को पूरा p मिल रहा है और इस डायरेक्शन को पूरा q मिल रहा है, इसीलिए पूरा p और पूरा q ऐड हुआ है। समझो यहाँ पे बहुत बच्चा फील नहीं करता है, सिर्फ रट्टा मारता है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर, मैं समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फील करो। अब सपोज इस डायरेक्शन में गया p, तो इसको p तो मिल गया पूरा, चलो ठीक है। इस डायरेक्शन में गया q, तो अब जो है q जो है ये पूरा नहीं मिल रहा है इस डायरेक्शन को, हमको जरूरत है इस डायरेक्शन का, मुझे बात करना है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का। तो पहले p भी इधर ही ऐड कर रहा था, q भी इधर ही ऐड कर रहा था, तो आंसर क्या आया, p भी इधर ही q भी इधर, रिजल्ट क्या आ गया p प्लस q, मतलब इस लाइन को पूरा p मिला और पूरा q मिला, और इसीलिए इस लाइन को पूरा का पूरा मैक्सिमम रिजल्ट मिला, पूरा का पूरा चीज मिला, कुछ भी लॉस नहीं हुआ। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसका जो आउटपुट आ रहा है सब आपकी तरफ आ रहा है, कोई दूसरे की तरफ नहीं जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, पूरा रिजल्ट, मान लो वहां से 10 आया वो भी 10 भी आपके पास आ गया, वहां से 30 आया वो भी आपके पास आ गया, आपके पास 40 हो गया। लेकिन मान लो कुछ ऐसा हो कि यहाँ से 10 आ रहा है और 30 में से 15 आपके पास आ रहा है और 15 कहीं और जा रहा है, तो आपका क्या होगा, कुछ तो लॉस होगा ना जो इधर उधर जा रहा है। तो वही होता है भाई साहब, जब आप 0 डिग्री पे ऐड करते हो ना, क्यू को जब आप बेंड करते हो इधर लाते हो, तो पूरा इधर ही आता है, रिजल्ट पूरा का पूरा मिलता है, पूरा पी पूरा क्यू मिलता है। लेकिन जब आप इसको उठा करके यहाँ ले जाते हो, सपोज थीटा ले गए, तो अब जो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा पूरा का पूरा क्यू नहीं आएगा, क्यू का कुछ हिस्सा ही यहाँ पे आएगा। क्यू का, अब जो मैं बात बता रहा हूँ ना 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, दुनिया कोई टीचर वेक्टर एडिशन के वक्त ये नहीं पढ़ाता है, दुनिया का कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। देखो अब बोलोगे सर अब रिजल्टेंट क्या होगा, तो अब रिजल्टेंट जो आप बोलोगे, सपोज 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 कि आप थीटा को कुछ मान लो 30 मान लो, तो रिजल्टेंट जो भी आएगा p प्लस क्यू के वैल्यू से कम आएगा, क्योंकि p तो इसको मिला, q पूरा नहीं मिला, तो q कितना मिला। तो अब इस केस में जो भी रिजल्ट आएगा वो पहले रिजल्ट से कम आएगा। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा था कि सवाल ये है, क्या बता रहा था, ठीक है। तो इसमें मैं अभी वापस आऊंगा, तो इस केस में जो भी रिजल्ट आएगा इस डायरेक्शन में जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कम आ जाएगा, है ना। तो इस बात को आप समझ रहे हो ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्टेंट को पूरा का पूरा मिला, क्योंकि जो रिजल्टेंट आप फाइंड कर रहे हो, देखो अच्छे से, रिजल्टिंग डायरेक्शन में ये भी p ये भी q, ओके। तो ये r p प्लस क्यू आ गया, और ये जो देख रहे हो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट। ये बात ठीक इस तरह से है कि सपोज कर लो कि एक बक्सा को, बहुत भारी बक्सा मेरे सामने रखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है,
और उस ब्लॉक को मुझे सामने ले जाना है, सामने, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे हेल्प करो उस बॉक्स को ले जाने में। तो उस बॉक्स को उधर ले जाना है, मेरे सामने की तरफ, इस फ्रंट डायरेक्शन में ले जाना है। तो अब क्या मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, बोलूँगा फ्रेंड्स को प्लीज़ हेल्प करो, पुश करो। मैं भी इधर पुश करूँगा, मेरा फ्रेंड भी इधर पुश करेगा, तो रिजल्टेंट अच्छा आएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन सपोज मैं इधर पुश कर रहा हूँ और मेरा फ्रेंड थोड़ा तिरछा पुश कर रहा है, तो रिजल्टेंट इतना अच्छा नहीं आएगा, वो रिजल्टेंट डिवाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम इफेक्ट चाहने के लिए वेक्टर को सेम डायरेक्शन में ऐड करना होगा। और ठीक उसका अगर उल्टा ऐड कर दोगे तो क्या उल्टा घट जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम, और इसके बीच का जो वैल्यूज होगा रिजल्टेंट आएगा। सपोज सपोज मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से फील करो, दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट मैक्सिमम पी प्लस क्यू। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो पी प्लस क्यू से कम आएगा, पी प्लस क्यू से कम आएगा, और कम 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 होते 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 कम। क्योंकि अब जितना ये ऐसे जा रहा है ना, वो ये उल्टा अपोजिट में घूम रहा है, अपोजिट में, तो अपोजिशन में हो रहा है ये। तो बोल सकते हो कि जो जितना आपके अपोजिशन में खड़ा होगा उतना आपके इफेक्ट को कम करेगा, है ना। तो अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके अपोजिशन में जाना स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो कंपोनेंट उठ रहा है ये आपका अपोजिशन बन रहा है, अभी बना नहीं है, अभी भी आपके साइड ही है, लेकिन कम है आपके साइड। यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, अपोजिशन में आ जाएगा वो, ये जीरो लेवल है, यहाँ पे वो न्यूट्रल हो गया, ना आपके साथ है ना इसके साथ है, बीच में है वो। बोलते हैं ना कुछ लोग बीच का, किसी का साथ नहीं देते हैं, तो ये बीच का पार्टीशन हो गया, अभी ये किसी के साथ नहीं है। इसके इस साइड वो आप अभी भी साथ, लेकिन कम आपके साथ है, आपके साथ और कम है, और कम, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जैसे से इस साइड उठेंगे, ये आपका साथ छोड़ रहा है, आपके अपोजिशन की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी आपका पूरा साथ भी छोड़ा नहीं है, और अभी पूरा साथ अपोजिशन में खड़ा नहीं हुआ अभी, लेकिन आपसे दूर हट रहा है, आपका साथ कम दे रहा है, आपका साथ कम दे रहा है, आपका साथ कम दे रहा है, अब आपका साथ दे ही नहीं रहा। अब उल्टा, अब अपोजिशन के साइड में आ गया वो, अब थोड़ा थोड़ा आपको अपोज भी करने लगा ये, करते 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 अब पूरा एकदम दिखावा आ गया कि हम आपके अगेंस्ट में, एकदम उल्टा है आपका। तो ये रहा एकदम मिनिमम, अब एकदम आपका इफेक्ट मिनिमम हो जाएगा। टॉपिक फील हुआ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कोई प्रॉब्लम किसी को है, आप लोग फटाफट रिप्लाई करो। हाँ, चलो, ओके। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो डिपेंड करेगा कि पी के साथ ये क्यू कितना इफेक्ट डाला। तो अभी इस केस में रिजल्टेंट आया मैक्सिमम, और कितना आया, पी प्लस क्यू। और ये कब आएगा पी प्लस क्यू, सिर्फ पी प्लस क्यू का बैच थीटा क्या हो, 0 डिग्री। तो याद रखना आज के बाद जब कोई भी वेक्टर जब बोलेगा आपको कि 0 डिग्री है, तो अब उतना वेक्टर लॉ एडिशन लगाने की जरूरत नहीं है। सपोज ये 5, ये 3, 8 लिख दो, क्योंकि ये क्या है, रिजल्टेंट क्या आएगा, पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड, एक का 5 एक का 3, 5 प्लस 3 8। एग्जाम्पल के तौर पे, वो भी दिखा देता हूं मैं। सपोज क्या बोलता, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 6, और क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4। पूछता, बोलता क्या कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर 0 डिग्री पे एक्ट हो रहा है, तो बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, पी प्लस क्यू। पी क्या है, पी का वैल्यू कितना है 6, क्यू का वैल्यू कितना है 4, तो कितना आ गया 10। और 6 और 4 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 10 ही, 10 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। हाइस्टली होगा ये 10 होगा, 10 से ज़्यादा और क्या हो सकता है, तो 10 हो गया। अब यूनिट जो भी वेक्टर जो भी देगा, अगर फोर्स देगा तो फोर्स का यूनिट, इसलिए मैं सिंपली लिख रहा हूँ यूनिट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनिट, ये बेस्ट होता है लिखना ऐसे, यूनिट हो गया। तो ये रहा। आज के बाद अगर कभी भी कोई वेक्टर मैं लिखूंगा और दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट निकालने की इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं। डायरेक्ट बोलो उसका रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, पी प्लस क्यू, 6 प्लस 4 10 हो गया, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, करते रहो। अब बात करते हैं डायरेक्शन का। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने फॉर्मूला क्या है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, रिजल्टेंट पी के डायरेक्शन में है। पहले पी की जगह ए था, क्यू की जगह बी था, तो ए की जगह पी आ गया है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट ए से कितना एंगल बना के जा रहा है, तो मतलब क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट पी से कितना बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ए की जगह पी है, तो रिजल्टेंट पी से कितना बना के जा रहा है। तो कॉमन सेंस है भाई, आर और पी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच कोई एंगल नहीं, जीरो, तो अल्फा क्या आएगा, जीरो आएगा। कॉमन सेंस फिर भी निकालने का दिल है, फॉर्मूला अभी तक यूज नहीं किया, तो फॉर्मूला यूज करने सीखना पड़ेगा हम लोग को। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पी आ गया, ओके। तो यहाँ पे बी की जगह क्या लिखेंगे, पी, सॉरी बी की जगह यहाँ पे क्यू है, पी नहीं है, क्यू साइन थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कितना है थीटा 0 डिग्री, ओके। बाई बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए की जगह पी है, प्लस बी की जगह क्यू कॉस थीटा, थीटा 0। आगे लिखते हैं बच्चा लोग, tan अल्फा साइन 0 क्या होता है, याद करो, साइन 0 0, साइन 91, साइन 45, सॉरी साइन 0 0, साइन 91, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 30 हाफ, साइन 60 रूट 3 बाई 2, याद होगा ना। तो साइन 0 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0, tan का वैल्यू क्या आ गया 0। हमको tan नहीं चाहिए, अल्फा चाहिए, तो अल्फा क्या होगा, आपको मालूम tan का वैल्यू 0 कब होता है, tan 0 डिग्री 0 होता है। ये सब लिस्ट आप लोग को याद है कि नहीं है, ये सब याद रखना जरूरी है, मैं इसका लिस्ट बना दूंगा आप लोग को। tan 0 0 होता है,
और tan 90 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। मैं भी लिखवा देता हूँ इस चीज़ को। तो tan 0 0, तो अल्फा यहाँ से क्या आ गया, अल्फा का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो अल्फा क्या आ गया 0। तो रिजल्टेंट क्या हो गया 0 डिग्री बना रहा है, मतलब कि रिजल्टेंट का वैल्यू 10 होगा और रिजल्टेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P होगा। और चूंकि Q भी इसी लाइन में है, अगर Q से पूछे तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट Q के डायरेक्शन में भी होगा, Q से भी 0 डिग्री, लेकिन Q से बहुत कम ही पूछता है, P से ही पूछता है आपसे। ठीक है, बात सबको समझ में आया? इस पॉइंट को आप लोग नोट करो जल्दी से, इस पॉइंट को फटाफट नोट करो, फिर मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा। केस 2 में स्पेशल केस आप क्यू में देखे, क्या देख रहे हो 2 में, कि अब एक वेक्टर जो क्यू इधर था सेम डायरेक्शन में, अभी उल्टा हो गया, देख रहे हो, पूरा 180 हो गया। थीटा कितना हो गया 180, ये 180 है, तो ये पूरा उलट के उल्टा चलाया, मतलब कि अब रिजल्टेंट उतना अच्छा नहीं आएगा, ये पोजीशन में खड़ा हो गया। तो अभी भी आप अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाओ तो कैसे दिखाओगे, आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट ओ पे पी अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्ट किया, क्यू भी अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्ट किया, तब जाके कोई रिजल्टेंट आएगा। अब रिजल्टेंट इधर आएगा, ये इधर, कॉमन सेंस, जो तगड़ा होगा उधर आएगा। अगर क्यू तगड़ा हो तो क्यू की साइड चला जाएगा रिजल्टेंट, अगर पी तगड़ा हो तो पी की साइड चला जाएगा रिजल्टेंट। लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि जब कुछ नहीं बोलेगा तो पी को हम लोग बड़ा लेंगे, स्ट्रॉन्ग वेक्टर लेंगे, बड़ा वेक्टर लेंगे, लार्ज वेक्टर लेंगे, तो पी तगड़ा है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो आंसर रिजल्टेंट इधर आएगा, इसलिए मैंने रिजल्टेंट को यहाँ दिखाया है। समझे बात आप लोग ना? लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म भी वैसा ही दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था वेक्टर फॉर्म सबका वैसा ही दिखता है, जब उसका ऑपरेशन करते तब अंदर पता चल जाएगा अंदर मामला क्या है। तो अब इसका आर का मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे, तो उसका बेहतरीन फॉर्मूला हमारे पास है, आर इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर, पी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्यू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2pq cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब आ जाओ, कितना है 180। अब यहाँ पे cos 180 की वैल्यू बच्चे लोगों को मालूम नहीं होता है, क्योंकि बच्चे लोग cos का कहाँ से याद रखा है, cos 0 याद होगा सबको, cos 0 1, हाँ बहुत लोग को, मेरे बच्चे लोग को याद होगा, मैंने बताए थे। cos 30 √3/2, मैं लिख देता हूँ, cos 60 हाफ, सॉरी से पहले 45 आएगा, cos cos मैंने 10 में पढ़ा तो बताया था, cos 45 1/√2, बहुत बच्चा पहले से भी जानता है, कुछ कुछ लोगों को नॉलेज होता है। cos 60 हाफ, cos 90 0, और cos 120 भी याद कर लो, माइनस हाफ, मैं लिखवा देता हूँ, और cos 180 -1। ओके, ये लिस्ट मैंने बना दिया cos का, ऐसे ही बहुत सारी लिस्ट में बना दूंगा धीरे धीरे करके। तो cos 180 -1, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ये फॉर्मूला किसका हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ओ किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब पी, गुड, तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर से यहाँ से करेंगे तो ये रूट से बाहर निकलेगा पी माइनस क्यू। अब यहाँ पे अगर अपने आप फ्रेंड से पूछना, कभी कोई बच्चा बहुत उड़ता होगा, आप लोगों का फ्रेंड लोग बहुत लोग उड़ता है, ऐसे उड़ते लोग को मेरे पास कभी लेके चले आना, ठीक है। आप खाली उससे इतना पूछना ना कि बताओ मैंने ऐसे लिखा है, अब ये एडिशन ऑफ वेक्टर है या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। 99.99% बच्चा कंसेप्चुअली बोलेगा कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, जो कि रॉन्ग होगा। और 1% बच्चा, उसके मान चलो एक ही मान लेते हैं, 99.999, एक मान लिया, 99 मान लिया, और 1% बच्चा बोलेगा नहीं ये एडिशन है, लेकिन उस पास कंसेप्चुअल वे नहीं होगा, कंफ्यूज रहेगा, हाँ बोले कि ना बोले, ऐसे सोच के बोलेगा, और कभी भी क्लियर नहीं होगा उसको, हाँ एडिशन हो सकता है ऐसे बोलेगा। तो याद रखना, ये एडिशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो कहाँ से लाए हो, ये एडिशन ऑफ वेक्टर है। तो मैंने क्या बताया कि जब 180 पे आप ऐड करोगे तो cos 180 डालने से cos 180 क्या होता है -1, आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर दिख रहा है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये p माइनस क्यू आ जाएगा। और ये इस केस में क्या होगा, मिनिमम इफेक्ट होगा। मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि पहले आपने p प्लस क्यू सेम डायरेक्शन में ऐड किया तो ये ऐड हो गया, और अपोजिट में किया तो ये सब्सट्रैक्ट हो गया, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये भी एडिशन ही है, ये सब्सट्रैक्शन नहीं है, ये भी एडिशन है, क्योंकि आप देख रहे हो कि देखो p प्लस क्यू को आपने ऐड किया तो इतना आ रहा है, तो बहुत लोग सोचता है कि माइनस है तो ये सब्सट्रैक्शन है, नहीं, आपने एडिशन किया है। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि एडिशन का मतलब क्या होता है। एडिशन का मतलब होता है कि अगर आप इस पॉइंट पे p वेक्टर और q वेक्टर को ऐड करोगे तो उसका नेट रिजल्ट कितना होगा, देखो ये भी एडिशन है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन का एडिशन है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है। माइनस मतलब कि इसका रिजल्टेंट मिनिमाइज हो जाएगा, इसलिए माइनस आ रहा है। कुछ लोग इसको सब्सट्रैक्शन समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है,
ठीक है। तो आपने पिछले केस में देखा P प्लस क्यू को आपने ऐड किया, तो P प्लस सॉरी P और Q वेक्टर को आपने ऐड किया 0 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट मैक्सिमाइज हो गया P प्लस क्यू, और थीटा 0 आया। कब? जब थीटा 0 था। लेकिन जब थीटा 180 हुआ तो फिर से वेक्टर ऐड ही हुआ, लेकिन रिजल्टेंट क्या हो गया? मिनिमाइज हो गया, P माइनस क्यू हो गया। लेकिन दोनों क्या है? एडिशन है। और इस केस में भी रिजल्टेंट रिजल्टेंट P से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो अल्फा क्या आएगा? 0। अल्फा क्या आएगा? 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। लेकिन फिर भी सॉल्व करने का दिल है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से सॉल्व करो, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा 180 P प्लस क्यू कॉस 180, और साइन 180 भी 0 होता है, तो साइन 180 0 पुट करेंगे तो ये 0 इंटू समथिंग 0, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0, tan का अल्फा क्या आ जाएगा? 0। tan का 0, tan 0 क्या होता है? 0। फिर अल्फा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से? 0। तो ये रहा। मैंने इसको थोड़ा सा, ये वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा जल्दी किया क्योंकि मैंने मिस कर दिया था, इसलिए जल्दी से रिकॉर्ड कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, तो ये रहा मिनिमम इफेक्ट। तो आप समझ गए हो सब लोग कि सेम डायरेक्शन में 6 प्लस 4 जोड़े तो 10 आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में 6 माइनस 4 2 आ गया, लेकिन दोनों एडिशन है। अगले स्लाइड पे आ जाए। अब देखो, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होता है, जैसे मैंने बताया 6 और 4, लाइक P और Q, दोनों मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में एक्ट होता है, तो इसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आता है? मैक्सिमम आता है। P का मैग्नीट्यूड, पहले फैक्टर एडिशन लिख लो, पहले कंफ्यूजन ना आ रहा है आपको। इस पॉइंट पे मैं दिखा देता हूँ फिर से। P वेक्टर ऐड कर रहा है, जब एक चीज गलत लिखा है तो बार बार गलती लिखाता है। P वेक्टर ऐड कर रहा है, Q वेक्टर ऐड कर रहा है, तो इसका एक रिजल्ट वेक्टर आ रहा है। रिजल्ट वेक्टर सबसे बड़ा होगा क्योंकि P और Q को जोड़ने के बाद वो आएगा, और प्लस प्लस भी होगा वैल्यू में इसका, तो रिजल्टिंग वैल्यू ऐड हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया? 0 पॉइंट पे ऐड कर रहा है, तो P वेक्टर और Q वेक्टर जब ऐड होगा तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। क्योंकि दोनों सेम केस 0 डिग्री पे है, सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम इफेक्ट में आएगा। और इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, करने की जरूरत नहीं है। P प्लस क्यू, मतलब P का मैग्नीट्यूड प्लस Q मैग्नीट्यूड, P जैसे P मैंने 6 माना था, Q मैंने 4 माना था, तो 10 आ गया। तो ये मैक्सिमम इफेक्ट हो गया। लेकिन लेकिन जब आप अपोजिट में Q को ऐड करोगे, तो अब 180 पे ऐड करोगे, तो जो रिजल्ट होगा वो घट जाएगा। अब फिर वेक्टर एडिशन यही होगा, लेकिन रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? मिनिमम इफेक्ट में आ जाएगा, लेकिन वो भी एडिशन होगा, P माइनस Q हो जाएगा। तो ये 6 माइनस 4 क्या आ गया? 2। मतलब ये हुआ इस P और Q का, जिस P का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 6, और Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4। कई बार इसको ऐसे भी लिखता है P और Q, चलेगा, दोनों का क्या मतलब होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा आप लोगों का 10, और मिनिमम वैल्यू आएगा 2। मिनिमम वैल्यू आएगा 2, और बाकी का वैल्यू क्या आएगा? बाकी वैल्यू समझो, अगर क्या आएगा बाकी वैल्यू, क्लियर है? बाकी वैल्यू क्या आएगा? P, अगर मान लो आप ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, तो Q बहुत डायरेक्शन में आ सकता है, बहुत सारे डायरेक्शन में, यहाँ से लेकर के। तो ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, और बाकी जो वैल्यू आएगा, जैसे कि मैंने बता दिया लिमिट यहाँ पर आप लोगों का, ये आ गया 10, यहाँ आ गया 2, बाकी जो बीच में वैल्यू आएगा 10 और 2 के बीच में रहेगा। मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 से 9, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। बीच का वैल्यू जो भी होगा 10 से ज़्यादा नहीं होगा, 10 से कम होगा, 10 मैक्सिमम है। तो जैसे आप इधर से करोगे 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, ऐसे ऐसे 2 तक, लास्ट 2 जाएगा, 2 से नीचे नहीं उतरेगा। ठीक है, पास में आ गया। तो ये रहा आप लोगों का। आज के लिए इतनी करेंगे, केस 3 हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। यहाँ पे इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बात करें। क्या बोले आप वो? हाँ हाँ, पॉइंट में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि एंगल का वैल्यू भी पॉइंट में आएगा बहुत सारा, कैलकुलेट करने पे रूट रूट के ऊपर आएगा।